आज हम 10th एनसीईआरटी की बुक भारत और समकालीन विश्व का प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का अध्ययन करेंगे। मैं विक्रम सिंह चारण आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। राष्ट्रवाद, पहले हम राष्ट्रवाद को समझेंगे। राष्ट्रवाद क्या है उससे पहले हमें दो शब्दों को समझना होगा, एक वंशीय राज्य, एक राष्ट्रीय राज्य। वंशीय राज्य वह राज्य जिसमें किसी राजा या किसी वंश का शासन हो, और एक होता है राष्ट्रीय राज्य जिसमें जनमत का महत्व हो, अर्थात जनता वोट देती हो और उससे निर्णय हो। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ये है कि निरंकुश राजतंत्र से या वंशीय राज्य से जनमत का राज्य यानी राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के लिए उद्यत होने वाली भावना को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। ऐसी भावना जिसमें निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के उद्देश्य से उत्पन्न होने वाली भावना ही क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत, जो अध्ययन की शुरुआत है, वो एक चित्र द्वारा की गई है। यह चित्र फ्रेडरिक सरियू का है जो 1848 में बनाया गया। यह एक काल्पनिक चित्र है, यूटोपिया पर आधारित चित्र। यूटोपिया ऐसी आइडियल कंडीशन होती है, ऐसी आदर्श कंडीशन होती है जो समाज में उस समय नहीं होती, उसकी केवल कल्पना की जाती है। उसे ही कहते हैं यूटोपिया, यानी काल्पनिक चित्र है। इसमें एक स्वतंत्रता की देवी का चित्र बनाया गया है जिसके एक हाथ में मशाल यानी जागृति का प्रतीक और दूसरे हाथ में मानवाधिकार का अभिलेख। इसका एक बहुत बड़ा जुलूस होता है जिसके अंदर बहुत सारे यूरोपीय देशों के लोग उसमें भाग लेते हैं। सबसे आगे अमेरिकन्स हैं जिन्होंने प्रजातंत्र को प्राप्त कर लिए हैं। उनके बाद में जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं। उसके पीछे जो तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है वो फ्रांस का है, उससे पीछे जर्मन, और उसके बाद में ऑस्ट्रिया, सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड और रूस के लोग हैं। तो ये दर्शाते हैं कि अमेरिकन्स जिन्होंने उस समय तक आज़ादी को प्राप्त कर लिया था, यानी जो राष्ट्रीय राज्य था, जो जनमत आधारित राज्य था, जो संवैधानिक राज्य है, उसको प्राप्त कर लिया था और फ्रांस अब बिल्कुल नज़दीक है। अब शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति होती है फ्रांस की क्रांति से। तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रीय विचार। फ्रांस की क्रांति यूरोप में आने वाली राष्ट्रवादी भावना का पहला प्रतीक है। यह 1789 में यानी 1789 में हुई थी। 1789 याद करने का एक तरीका है 789, ऐसे भी याद कर सकते हैं, 7 8 9 उनके आगे एक का लगा दें तो 1789 बन जाता है। फ्रांस की क्रांति यूरोप में राष्ट्रवाद की पहल है। इसमें निरंकुश जनतंत्र राजतंत्र को हटाकर जनतंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें जो मूल विचार थे, वो जो सिद्धांत थे वहाँ के लोगों के, वो दो बातों पर निर्भर करते थे, पितृभूमि और नागरिक। पितृभूमि ऐसी भूमि जिस पर उनके वंशजों ने, पिताओं ने अपनी सेवा से सिंचा हो, और नागरिक ऐसे लोग जो राज्य निर्माण में अपना मत दे सकें। तो इन दो सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात फ्रांस की जो ज़मीन है वो उनके पिता, उनके दादा परदादा द्वारा सिंचित ज़मीन है जिसको उन्होंने फलीफूद किया है, और वो किसी राजा की प्रजा नहीं होना चाहते बल्कि एक नागरिक होना चाहते हैं जो राज्य के प्रत्येक निर्णय में क्या ले सके, हिस्सा ले सके। बहुत सारे निरंकुश राजतंत्र के समाप्त होने के बाद में फ्रांस में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिनमें कौन कौन से हैं, जैसे तिरंगा झंडा अपनाना। जो राजा का झंडा था उसको हटा के तिरंगा झंडा अपनाया गया। स्टेट जनरल जो राजा की परिषद थी, मंत्री परिषद, उसका नाम बदलकर अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब इसमें चुने हुए लोग जाते हैं। जबकि केंद्रीय, अब पूरे राज्य में राजतंत्र को हटाकर एक केंद्रीय प्रशासन लागू किया गया, समान कानून लागू किया गया, क्षेत्रीयों बोलियों को समाप्त करके फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया जाने लगा। और फ्रांस ने घोषणा की कि अन्य जो पड़ोसी देश हैं जिनमें निरंकुश राजतंत्र है उसको हम मुक्त कराएंगे। और जैकोबिन्स जो उस समय का क्रांतिकारी संगठन था फ्रांस का, उसने विश्व का शिक्षक बनने की प्रेरणा ली और उसने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इनमें राष्ट्रवाद का प्रचार शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी विचारधारा की जो प्रथम कदम था 1889 में हुआ था, वो 25 साल तक चला। इसके बाद में पुनः निरंकुश शासन फ्रांस में स्थापित हो गया और इसकी स्थापना की थी नेपोलियन ने 1804 में। लेकिन नेपोलियन ने भी राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन
किया था। निरंकुश होने के बावजूद उसने बहुत सारे सुधार किए, जैसे विशेषाधिकार को समाप्त कर देना। जो फ्रांस में कुछ ऐसे लोग थे जिनका जातीय आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त थे, और बाकी चाहे उनसे उच्च योग्यताधारी समझदार व्यक्ति पढ़े लिखे हों, उनको वे अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते थे। वो केवल कुलीन घराने के लोगों को प्राप्त थे। संपत्ति का अधिकार लागू किया, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति उसकी निजी संपत्ति है ऐसा अधिकार लागू किया। समान कानून लागू किए। डच, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इनमें भूदास प्रथा थी उसको समाप्त किया। सामंती प्रथा समाप्त की उसने। प्रशासनिक विभाजन को सरल किया उसने। समान भार मानक तथा एक राष्ट्रीय मुद्रा यानी एक राष्ट्र पूरे देश की मोहर लागू की नेपोलियन ने। पूंजी वस्तु विनिमय आवागमन को सरल बनाया। कारीगरों पर जो राष्ट्र का नियंत्रण था, जो फ्रांस सरकार का नियंत्रण था, उसको हटाया। उद्योगपतियों को आज़ादी दी ताकि औद्योगिक विकास हो सके फ्रांस में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आसपास के जो लोग, जो देश थे, जैसे स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, ब्रुसेल्स, मिलान, इन्होंने नेपोलियन का स्वागत भी किया, उसके परिवर्तनों का स्वागत किया। लेकिन बाद में नेपोलियन की जो दिग्विजय की नीति थी, जो विश्व विजेता, यूरोप विजेता की नीति थी, उनका बाद में विरोध भी किया। जो विश्व विजेता की नीति के कारण लगातार युद्धों के कारण पूरे राज्य पर कर वृद्धि की जा रही थी, सेंसरशिप लगा दी। यूरोप में जबरन सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। जैसे स्पेन की लड़ाई हुई तो उस समय 6-6 लाख लोगों को फ्रांस और आसपास के विजित इलाकों से उठाया गया और स्पेन भेज दिया गया। तो इससे बाद में विरोध होना शुरू हो गए। ये है जर्मनी का एक चित्र। जर्मनी के एक शहर पर फ्रांसीसी सेना कब्जा कर लेती है और वहाँ पर राष्ट्रवादी विचारों के लिए स्वतंत्रता वृक्ष लगाती। तो ये ऐसे उन्होंने न सिर्फ फ्रांस में बल्कि आसपास के देशों में भी क्या किया था, राष्ट्रवाद का प्रचार किया था। ये नेपोलियन का चित्र दिखाया गया है। जब नेपोलियन ने युद्ध में हार गया और उसने बाद में वापस आता है, तो पहले नेपोलियन डाकिये का ही काम करता है, तो उसी रूप में इस नेपोलियन को डाकिये का रूप में दिखाया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, तो पहले हमें उस समय के यूरोप को समझना होगा कि उस समय का यूरोप कैसा था। हम देखते हैं उस समय का यूरोप, एक मैप में देखेंगे उस समय यूरोप कैसा था। तो यूरोप में बहुत सारे राज्य हुआ करते थे उस समय। यूरोप कोई एक बड़े देश के नियंत्रण में नहीं था। बहुत सारे राज्य, डचिया और कैंटेन्स, छोटे छोटे शहर जिन पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। इसमें कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी उस समय, कोई देश की भावना नहीं थी। अलग अलग जातियों के आधारित कबीले हुआ करते थे जिन पर राजा का राज हुआ करता था। हम एक उदाहरण लेते हैं कि ऑस्ट्रिया में जो राजवंश था हैब्सबर्ग, इस इलाके पर का जो राजवंश था हैब्सबर्ग, उसका राज इस पूरे इलाके पर हुआ करता था। और इस पूरे इलाके पर राज होने के साथ साथ इन इलाकों में अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते थे। जैसे टिरोल के आसपास के, एल्प्स के आसपास के लोग थे यहाँ, तो वो कैसे थे? टिरोल जाति के लोग हुआ करते थे। ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, बोहेमिया, यहाँ पर जर्मन भाषी लोग थे। इस इलाके की बात कर रहे हैं। इस इलाके में कौन से थे? जर्मन भाषी लोग थे। लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये लोम्बार्डी वेनेशिया का इलाका है, इटली के ऊपर वाला। तो यहाँ के लोग इटालियन भाषा बोला करते थे। इधर ऐसे ही रोमन्स के आसपास के लोग थे, वो रोमानिया की या रोमन भाषा बोला करते थे। तो अलग अलग एल्प्स है, कहीं जर्मन है, कहीं इटालियंस है, कहीं रोमन्स है। तो उस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। वो अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी बोलियों में बटे हुए थे और अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते थे। तो ऐसे ही उस समय यूरोप के हालात हुआ करते थे। हंगरी के आसपास के लोग म्यार भाषा बोला करते थे। अब है राष्ट्रवाद के उदय के कारण कैसे उसमें राष्ट्रवाद विकसित हुआ। इतने सारे देश, इतने सारे छोटे छोटे डचिया होने के बावजूद राष्ट्रवाद का विकास कैसे संभव हुआ? तो उसके कुछ कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसकी
न तो वो कुलीन लोगों के जैसे विशेषाधिकार युक्त था और न ही फ्रांस की और उस समय की यूरोपीय जनता, गरीब जनता के वो बीच का था, जिसके पास पैसा था लेकिन पावर नहीं थी। वो शिक्षित था लेकिन उसका राजकाज में ज़्यादा दखल नहीं था। तो ऐसे लोग थे जो ज़मीन से भी जुड़े हुए थे। आसपास के जैसे मध्यम वर्गीय लोगों की जायदाद ग्रामीण इलाकों में थी और हवेलियां शहरी इलाकों में थी। वे अक्सर एक दूसरे के पारिवारिक वैवाहिक संबंधों में आया करते थे। शक्तिशाली कुलीन वर्ग के लिहाज से ये बहुत ही छोटा था। ठीक है, इनकी जो ज़मीनें हुआ करते थे उनमें किराए पर ज़मीनें देते थे। कुछ छोटे काश्तकार ज़मीनें को बोते थे। पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में बड़े ज़मींदार लोग हुआ करते थे और वहाँ के लोग भूदास से खेती करवाया करते थे, जिसकी बाद में आसपास के इलाकों में, फ्रांस के आसपास के इलाकों में तो नेपोलियन ने समाप्त कर दी थी, लेकिन उसके बाद में भूदास प्रथा चालू थी। तो इनसे क्या हुआ, जैसे ज़मींदारों ने पैसा कमाया, इससे औद्योगिक विकास को प्रेरणा मिली। उन्होंने यूरोप में उद्योग लगाए, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, शहरों का विकास हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, तो मध्यम वर्ग का भी विकास हुआ। उनके पास पैसा बढ़ता गया, लेकिन उनके पास पैसा तो था लेकिन उनके पास पावर नहीं थी, सत्ता नहीं थी। क्योंकि सत्ता का उस समय काबिज होना, सत्ता में जो लोगों का अधिकार था वो केवल कुलीन वर्ग के लोगों को था। तो इसलिए राष्ट्रवाद की भावना का विकास सबसे पहले मध्यम वर्ग में हुआ। वो पैसे वाले लोग थे लेकिन वो सत्ता से वंचित रखा गया और उन्होंने सबसे पहले विशेषाधिकारों का विरोध किया। वो निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके, विशेषाधिकार युक्त समाज को समाप्त करके समानतावादी समाज पर बल दे रहे थे। दूसरा है उदारवादी राष्ट्रवाद। देखो, ये दो शब्द है इसमें, एक उदारवादी शब्द है, दूसरा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद तो राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसमें निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके जनतंत्र या राष्ट्रीय राज्य की स्थापना है। दूसरा शब्द उदारवाद या लिबरलिज्म। लिबरल्स या लिबर शब्द का अर्थ होता है आज़ाद। तो इसमें दो प्रकार की आज़ादी थी उस समय, यानी उस समय जो राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले मायने थे उनको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला है सामाजिक आज़ादी। सामाजिक आज़ादी में कैसे हैं, जैसे निरंकुश राजतंत्र था, उसमें सारी भूमि, सारी संपत्ति का अधिकारी हुआ करता था, वो राजा हुआ करता था। तो अब जो नए राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे वो निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करके समान अधिकार, समान कानून और विशेषाधिकार को समाप्त करके अपनी निजी संपत्ति का अधिकार चाहते थे। हुआ भी। फ्रांस में इसका उदाहरण देखने को मिलता है, जिसमें लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला, निरंकुश राजतंत्र से छुटकारा मिला और उनको मत देने का अधिकार मिला। लेकिन उस समय जो मताधिकार था वो बहुत ही सीमित था, उसमें केवल संपत्तिवान पुरुषों को मताधिकार था। ठीक है, और महिलाओं को भी मताधिकार उस समय नहीं था। केवल थोड़े से समय के लिए, जब जैकोबिन्स का राज हुआ करता था उस समय थोड़े से समय के लिए संपूर्ण जनता को मताधिकार मिला था। फिर भी यूरोप के लोग या राष्ट्रवादी लोग इस चीज़ से खुश थे कि जनता की भागीदारी तो राष्ट्र निर्माण में शुरुआत के तौर पर अच्छी मानी जा रही थी उस समय। दूसरा है आर्थिक आज़ादी। आर्थिक आज़ादी की शुरुआत नेपोलियन ने की। नेपोलियन ने जर्मनी के 400 राज्यों का एक संघ बनाकर 39 राज्यों का एक नया संघ बनाया और लोगों ने महसूस किया कि 400 राज्यों में व्यापार करना बहुत ही मुश्किल था। अब 39 राज्यों में व्यापार करना आसान हो गया, क्योंकि 39 सीमाएँ थी और उन पर केवल 39 जगह पर ही सीमा शुल्क लगता था। अब देखो, उस समय का एक उदाहरण अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग शहर तक जाने के लिए उन्हें 11 चुंगियों से गुजरना पड़ता था। प्रत्येक जगह 5% चुंगी शुल्क लगता था। तो इस प्रकार अगर हैम्बर्ग में बनी हुई चीज़ है वो न्यूरेमबर्ग पहुँचते पहुँचते बहुत ही महंगी हो जाती थी। इसके अलावा नाप का पैमाना, उस समय जैसे अपने मीटर होता है कपड़े का नाप, उस समय एले एक माप का पैमाना हुआ करता था और वो भी कैसा था, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में उसका माप बदलता जाता था। इसलिए जो
नेपोलियन का पतन था उसके बाद में भी जर्मन राज्यों के लोगों ने अपना एक संघ का निर्माण किया, व्यापारिक संघ का निर्माण, जिसे जोल्वरीन कहा जाता है। अब अपने मैप में देख लेंगे वो कहाँ है। तो ये इलाके थे, ये परसा है। परसा के नेतृत्व में जोल्वरीन संघ बना था 1834 में। इन इलाकों पर परसा के आसपास के 30 देशों के लोगों ने या 30 राज्यों के लोग मिलकर इस जोल्वरीन संघ का निर्माण किया। प्रारंभ में एक व्यापारिक संघ था ताकि चुंगी से मुक्ति मिले और निर्बाध रूप से चीज़ों का विकास हो सके। इससे क्या हुआ, औद्योगिक विकास बढ़ा, व्यापार बढ़ा तो रेलवे विकास हुआ। इस इलाके का धीरे धीरे आर्थिक विकास हुआ और इससे लोगों को ये समझ में आने लगा कि एक देश होने में ज़्यादा फायदा है। अगर हम छोटे छोटे राज्यों में बढ़ते रहे तो न तो व्यापारिक विकास होगा, न औद्योगिक विकास होगा और न ही हमारी स्वतंत्रता की कोई गारंटी है, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों को जब कोई बड़ा राजा बनता है तो वो उनकी आज़ादी को छीन लेता, अपने राज्य की सीमाओं में मिला लेता था। तो ऐसे आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के राष्ट्रवाद, दोनों तरह के जो आज़ादी थी उसने राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। तो ये था उदारवादी राष्ट्रवाद। अब आगे वाला देखते हैं हम। 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। देखो पहले अपने एक डेट देखते हैं 1815। 1815 क्यों मैटर करती है? 1815 में नेपोलियन को जो यूरोप के अन्य ताकतें थी जैसे ऑस्ट्रिया वगैरह, उन्होंने मिलके हराया था। एक तरफ नेपोलियन बहुत बड़ी शक्ति बन चुका था पूरे यूरोप पर। लगभग एक समय ऐसा था जब पूरे यूरोप के सभी राज्यों पर उसका राज हुआ करता था या उसकी मित्रता या अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो 1815 में बाकी वाले राज्यों ने मिलके जो नेपोलियन को हराया। अब नेपोलियन के हराने के साथ साथ वो ये चाहते थे कि गणतंत्र और जो राष्ट्रवाद की भावना अभी देशों में बढ़ रही है, आसपास के देशों में, उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि राजतंत्र के लिए खतरा है। तो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, ऑस्ट्रिया के राजा ने क्या किया, एक सम्मेलन बुलाया अपनी राजधानी वियना में। ड्यूक ऑफ मेटरनिक ऑस्ट्रिया के राजा थे, उन्होंने सम्मेलन बुलाया और ये बताया कि राजतंत्र भी राष्ट्रीय राज्य से सफल है, क्योंकि नेपोलियन ने ये दिखा दिया था कि राजतंत्र में भी आधुनिकीकरण किया जाए और आधुनिकीकरण किया जाए और सुधार किए जाए तो जनता उसका सपोर्ट करती है। ऐसा नेपोलियन की जो विधि संहिता है, कानून का निर्माण हुआ, तो उनसे उन्होंने सीखा था। दूसरा, ये चाहते थे कि नेपोलियन ने जो बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया है उसको छोटे टुकड़ों में बांट सकें ताकि फ्रांस का ज़्यादा विकास नहीं हो। मैप के ज़रिए देखेंगे अपने कि ये संधि क्या थी। ये है ऑस्ट्रिया के राजा, यहाँ का राजा था नेपोलियन फ्रांस का। तो एक समय उसका पूरे इलाके पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। लेकिन 1815 में वो युद्ध हार गया और उसके बाद में ऑस्ट्रिया के राजा ने एक अपनी राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में पहले तो नेपोलियन द्वारा बनाए गए राज्यों को समाप्त किया गया। उन्होंने एक नीदरलैंड देश बनाया ताकि फ्रांस का उत्तर में विस्तार रोका जा सके। नीदरलैंड के साथ बेल्जियम को मिला दिए, यहाँ छोटा सा देश है बेल्जियम, इन दोनों को देश को मिलाकर फ्रांस का उत्तरी सीमा का विस्तार रोक दिया। नीचे की ओर सार्डिनिया, पीडमांट और जिनेवा, इन इलाकों को मिलाकर एक राज्य बनाया, ठीक है। और इधर परसा को सक्सीनी इलाका दे दिए, ये परसा है इसके पास सक्सीनी है, उसको दे दिया। पोलैंड को रूस को दे दिया ताकि इसका विस्तार हो सके। 4-5 राज्य बना दिए ताकि भविष्य में फ्रांस ज़्यादा विस्तार नहीं कर सके और ऑस्ट्रिया जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसकी सीमा तक नहीं पहुंच सके। पहला उद्देश्य तो ये था। दूसरा उद्देश्य था उस समय राजतंत्र के खिलाफ जो राष्ट्रवाद की भावना आ रही थी उसको समाप्त किया जाए। तो जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उन पर नियंत्रण किया जाए और उनको समाप्त किया जाए।
इससे क्या हुआ, इससे उस समय के जो अखबार थे और इन सारी चीज़ों में जो निरंकुशवादी विचारधारा के खिलाफ छपना शुरू हो गया। बहुत सारे उस समय जो क्रांतिकारी लोग थे उनका दमन शुरू हो गया और उन्हें अपने देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। लेकिन इससे राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर नहीं हुई, इससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। उन्होंने जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने गुप्त संधियाँ और गुप्त संगठन बनाए और उनके माध्यम से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का और राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहे। अब देखते हैं क्रांतिकारी। 1815 में जो वियना समझौता हुआ था, इसमें जो यूरोप के, इटली के आसपास के इलाकों के क्रांतिकारी थे उन पर वहाँ के निरंकुश राजाओं ने दमन शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी विचारधारा का पूरी तरह दमन किया गया और लोगों को, जो क्रांतिकारी लोग थे उनको देश छोड़ने में मजबूर किया गया। इसी का एक उदाहरण है, इटली का एक वासी था मेजनी। मेजनी का जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। जिनेवा वर्तमान स्विट्जरलैंड की राजधानी। शुरू में इन्होंने इटली के लिए कार्बोनेरी संगठन का निर्माण किया। कार्बोनेरी संगठन का सदस्य था। लिंगुरिया विद्रोह के दौरान इटली में हुआ था एक लिंगुरिया विद्रोह, जिसमें इसको अपराधी माना गया और देश निकाला दे दिया, तो इटली से बाहर वह चले गए थे। मार्सुई में यंग इटली का एक संगठन बनाया, गुप्त संगठन, जिसमें क्रांतिकारियों की विचारधारा को बढ़ाया जाए। यंग इटली का निर्माण किया गया और बर्न शहर में इन्होंने यंग यूरोप का निर्माण किया गया। मेजनी का विश्वास था कि राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। मतलब जो निरंकुश राजतंत्र है वो केवल दमन का साधन है। राष्ट्र ही प्राकृतिक इकाई है जिसमें समानता के साथ, स्वतंत्रता और बंधुत्व के साथ व्यक्ति रह सकता है। मेजनी का ये मॉडल फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इनमें बहुत जगह लागू किया गया और बहुत सारे उस समय गुप्त संगठन का निर्माण किया गया। इस बात से मेटरनिक बड़ा दुखी रहता था। मेटरनिक ने एक बार मेजनी के लिए कहा कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ऐसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसमें 4 कारण हमने अभी पढ़े हैं। जिस राष्ट्रवाद के निर्माण में मध्यम वर्ग का उदय है, उदारवादी राष्ट्रवाद है, रूढ़िवादियों की प्रतिक्रिया है, चौथा क्रांतिकारी। आगे का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।